दात, अनुदात और स्वरित। पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे जितने भी स्वर होते हैं उनके तीन तीन बाह्य यत्न होते हैं। सभी स्वरों के बाह्य यत्न तीन। कौन से? प्रत्येक स्वर का बाह्य यत्न उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है और स्वरित भी होता है। व्यंजनों के जो बाह्य यत्न हैं वो 4 होते हैं, स्वरों के बाह्य यत्न 3 होते हैं और आभ्यंतरी यत्न सभी वर्णों के, ये बात भी नोट कर लीजिए, सभी वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो उनके आभ्यंतर प्रयत्न प्रत्येक का एक ही होता है। बाह्य प्रयत्न ज़्यादा होते हैं। बाह्य प्रयत्न स्वरों के 3 होते हैं और व्यंजनों के 4 होते हैं। तो स्वरों के बाह्य यत्न उदात्त, अनुदात्त और स्वरित किस प्रकार से होते हैं? देखिए, उदात्त का मतलब होता है मुख तालु के जो ऊपरी भाग हैं वहाँ से अगर उच्चारण किया जाए तो स्वर उदात्त बन जाता है। मुख तालु के अधो भाग से यानी नीचे के भाग से यदि उच्चारण किया जाए तो वो अनुदात्त बन जाते हैं। और मुख तालु के मध्य भाग से यानी उदात्त और अनुदात्त दोनों का जो बीच का स्थान होता है वहाँ से अगर उच्चारण किया जाए तो वो स्वरित हो जाते हैं। इनके लिए सूत्र भी हैं। वैसे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग हमारे लौकिक संस्कृत में नहीं, वैदिक मंत्रों के वाचन में, पठन में किया जाता है। सामान्य रूप से इनका उपयोग नहीं होता, लेकिन इनके चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। उदात्त का सूत्र है उच्चैर उदात्त है, यानी उच्च भागों से किया गया उच्चारण। अनुदात्त नीचे किसी भी स्वर का उच्चारण अगर हम निम्न भागों से, अधो भागों से कर लेते हैं मुख में, नीचैर अनुदात्त है और समाहार स्वरित है। इन तीनों के सूत्र ये हैं। अब प्रत्येक स्वर का हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में फर्क कैसे करेंगे? इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता। यानी किसी भी स्वर के ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ होता तो आप समझ लीजिए कि वो स्वर उदात्त है। अब अनुदात्त में स्वर के नीचे आड़ी रेखा किस तरह से, जैसे मान लो ए के नीचे इस तरह से लगा हुआ है, ई इसके नीचे इस तरह से लगा हुआ है, तो ये अनुदात्त स्वर है। स्वरित ऊपर, किसी भी स्वर के ऊपर अगर लंबवत रेखा है तो वो स्वर स्वरित है। इस तरह से ये स्वरित की पहचान है, ये अनुदात्त की पहचान है और उदात्त में कोई भी चिन्ह नहीं होता। आपसे चिन्ह लगाकर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि किसी भी स्वर के नीचे आड़ी रेखा खींची गई है और पूछा जाए कि इसमें से इस स्वर का बाह्य यत्न क्या होगा, तो उदात्त, अनुदात्त या स्वरित। तो अगर आड़ी रेखा है तो अनुदात्त होगा, और यदि ऊपर लंबवत रेखा है तो आप उसको स्वरित करेंगे। वैसे सामान्यतः आपको कोई भी स्वर देकर पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से इस स्वर का बाह्य यत्न क्या है, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इस तरह से आपको दिया जाएगा। फिर वो वाले दिए जाएंगे विवार, श्वास, अघोष। तो आप समझिए कि जब स्वर है तो कोई चक्कर ही नहीं, चक्कर में पड़ना ही नहीं है। स्वरों का जो बाह्य यत्न है वो आपको उदात्त, अनुदात्त, स्वरित करना है। देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। अ वर्णस्य
बाह्य यत्न भवति। ऑप्शन ए है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ब है उदात्त, श्वास, नाद, अनुदात्त, अल्प प्राण, महाप्राण। और द हो जाएगा को अपि न। तो आप कौन सा ऑप्शन चयन करेंगे? आपको सीधा सीधा पता है कि सभी स्वरों का जो बाह्य यत्न है वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। बाकी अगर गहराई से प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से चिन्ह देकर पूछ सकता है कि आड़ी रेखा देकर पूछ सकता है कि उदात्त है कि अनुदात्त है कि स्वरित है, या फिर लंबवत रेखा देकर पूछ सकता है कि स्वरित है कि अनुदात्त है कि उदात्त है, या फिर कोई भी चिन्ह नहीं देगा तो उदात्त हो जाएगा। तो ये हमने अभ्यंतर प्रयत्न का अध्ययन कर लिया, बाह्य यत्न जो 11 होते हैं उनका अध्ययन कर लिया, स्वर और व्यंजन का अलग अलग अध्ययन कर लिया। तो आपका वर्ण विचार का जो प्रकरण है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब हम जो अध्ययन करेंगे तो वर्ण विचार के अंदर जो प्रश्न बनने वाले हैं या इनका जो सार है, जो कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों में जो सामान्य बातें दी गई हैं उनका एक बार हम अध्ययन कर लेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न इनसे बाहर रहने की, एक भी लाइन बाहर से आने की संभावना नहीं रहे। और इसके पश्चात हम अगला टॉपिक हमारा संधि या संख्या ज्ञान में से एक लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप वर्ण विचार का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, क्योंकि 5% इसमें से आने की संभावना रहती है।